नमस्कार, मैं दीपक कुमार सोनी आप सबका दीपक जी एस एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप लोग देख ही रहे होंगे कि हम लोग लगातार श्रृंखला के रूप में झारखंड की सभी पोर्शंस को पूरा कर रहे हैं और झारखंड के सभी ऑन बोर्ड वीडियो गई है आपके पास। आपने अगर पिछली वीडियोज़ को नहीं देखा तो सभी वीडियोज़ के प्लेलिस्ट के लिंक जो हैं वो दिए गए हैं, आपके डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप जाकर के चेक करें और बहुत बेहतर तरीके से करें। आप जान ही रहे हैं दोस्तों कि हम लोग झारखंड के एग्ज़ामों को मद्देनज़र रखते हुए झारखंड के सभी महत्वपूर्ण एग्ज़ामों के लिए लाभकारी सेट प्रैक्टिस का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें से 2 सेट प्रैक्टिस को करवा दिया गया है, जिसके भी प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। और ये तीसरा सेट प्रैक्टिस है और मेरा आपसे वादा है कि यदि आप इस सेट प्रैक्टिस को लगातार करते हैं तो मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके इस सेट प्रैक्टिस से भिड़ जाएंगे, ये मेरा वादा है दोस्तों। आइए तो शुरू करते हैं आज का सेट प्रैक्टिस नंबर 3, और जिसमें पहला प्रश्न है जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर। पहला प्रश्न है इसमें दोस्तों, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे? भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो आपको बताना है। तो हाँ, इसका नंबर ऑप्शन ए में ताराशंकर बंदोपाध्याय, गोविंद शंकर कुरूप, सुमित्रानंदन पंत और उमा शंकर जोशी हैं। ठीक है, तो आपको बताना है कि कौन थे। तो आपका जो आंसर होगा दोस्तों वो गोविंद शंकर कुरूप थे, है ना। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति जो थे वो गोविंद शंकर कुरूप थे, जिनको 1965 में मलयालम लेख के लिए, मलयालम लेखक है गोविंद शंकर कुरूप, ये प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता है। मलयाली भाषा में ये लिखते हैं, तो मलयालम लेख के लिए इनको गोविंद शंकर कुरूप को प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया था। आइए दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं कि इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है। ठीक है, इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? इंटरपोल का मतलब होता है दोस्तों इंटरनेशनल पुलिस, जो किसी भी देश में जा कर के और ये कार्रवाई कर सकती है, इंटरनेशनल पुलिस। तो इस इंटरपोल का मुख्यालय देखिए, कई बार यहाँ पर डीप में थोड़ा सा पूछा है। इंटरपोल का जो मुख्यालय है वो पेरिस में है। ठीक है, पेरिस में है। कहाँ पर है? पेरिस में है। और यही प्रश्न में पूछा भी जाता है, लेकिन देखिए कितना गड़बड़ाता है प्रश्न में कि पेरिस के किस स्थान पर यहाँ पर दे दिया है। तो आपको याद रखना है कि लियोन्स है ना, पेरिस में एक स्थान है लियोन्स, एग्जैक्टली उसी जगह पर जो है वो इंटरपोल का मुख्यालय है दोस्तों। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं कि वायुमंडल की किस परत में ओजोन परत होती है। ठीक है, वायुमंडल के किस परत में ओजोन परत होती है? तो वायुमंडल के दोस्तों स्ट्रेटोस्फीयर में, है ना, स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन परत होती है। आपको ध्यान में रखना, ओजोन का जो सूत्र होता है दोस्तों वो O3 होता है, आपको ये चीज़ भी ध्यान में रखनी चाहिए। ठीक है, इंडिया गेट का डिज़ाइन तैयार करने वाले आर्किटेक्ट कौन थे, है ना, वास्तुकार कौन थे इंडिया गेट का डिज़ाइन तैयार करने वाले? तो इंडिया गेट का डिज़ाइन एडवर्ड लुटियंस ने किया था, सर एडवर्ड लुटियंस ने किया था। एडविन लुटियंस या एडवर्ड लुटियंस इन्हीं का नाम है। और देखिए इंडिया गेट का डिज़ाइन तो तैयार करने के लिए इनको बोल दिया गया, ठीक है, लेकिन कभी आपसे क्वेश्चन पूछे कि दिल्ली के निर्माणकर्ता के नाम से किनको जाना जाता है, तो दिल्ली के निर्माणकर्ता के नाम से एडवर्ड लुटियंस को ही जाना जाता है। इन्हीं के अनुसार दिल्ली में हर प्रकार की इमारत उस समय स्थापित किए गए थे। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो आप जानते ही हैं कि जिस दिन हमारे यहाँ सबसे बड़ा दिन होता है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, प्रधानमंत्री मोदी की देन है ये दोस्तों कि पूरी दुनिया हमारे योग को मनाती है, पतंजलि को एक तरह से सम्मान देती है ना। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। किस जून को? 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कौन करता है? आपको बताना है, ये पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन है कि राज्यसभा के सदस्य, जिसको उच्च सदन भी कहते हैं, बड़ा सदन भी कहते हैं दोस्तों, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कौन करता है? तो राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन देखिए, क्या विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य, क्या जनता करती है? तो सिंपल सा है कि जनता तो नहीं करती है, आपको एकदम क्लियर कर देना है, क्योंकि इनका निर्वाचन अप्रत्यक्ष प्रणाली के द्वारा होता है। ठीक है, कौन प्रणाली के द्वारा? अप्रत्यक्ष प्रणाली के द्वारा इनका निर्वाचन होता है। बात करते हैं विधानसभा के निर्वाचित सदस्य के द्वारा कि लोकसभा के सदस्य के द्वारा। तो इसका सही जो आंसर है दोस्तों वो विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या के आधार पर, है ना, कितनी संख्या किस पार्टी के विधायकों की है उसके आधार पर राज्यसभा के सांसदों की नियुक्ति होती है, वो चुने जाते हैं और राज्यसभा में जाते हैं। इसके अलावा 12 सांसदों को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं राज्यसभा में, आपको ध्यान में रखना है इस चीज़ को। ठीक है,
बात करते हैं कि भारतीय संविधान में एमएलए का पूरा रूप क्या है। तो एमएलए आप जानते हैं विधायक को एमएलए कहा जाता है दोस्तों। तो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होता है ना, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। देखिए किस में है, ऑप्शन नंबर ए में है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान है ना, कंचनजंगा बायोस्फीयर अभ्यारण्य भी कहा जाता है, यह किस राज्य में स्थित है। तो आप जानते ही हैं कि कंचनजंगा भारत के किस राज्य से लगती है। भारत में उपस्थित हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों, 8558 मीटर इसका ऊंचाई है कंचनजंगा का, है ना। और ये सिक्किम राज्य से लगती है और ये सिक्किम ही इसका आंसर हो जाएगा, सिक्किम। आइए 9वें प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं दोस्तों कि 9वां प्रश्न क्या है। ध्यान दीजिएगा कि 9वां प्रश्न क्या है। तो शिमला, शिमला किस भारतीय राज्य की राजधानी है। तो इसमें डिस्कशन करने का कोई आवश्यकता भी नहीं है कि शिमला जो है वो हिमाचल प्रदेश की राजधानी है। छत्तीसगढ़ का रायपुर, गोवा का पणजी, झारखंड का अपना राजधानी रांची, है ना। ध्यान दीजिएगा। 10वां प्रश्न है दोस्तों, ठीक है, कि भारतीय शास्त्रीय संगीत पर फारसी में सबसे ज़्यादा पुस्तकें किस मुगल बादशाह के शासनकाल में लिखी गई थी। ये मध्यकालीन इतिहास का है कि भारतीय शास्त्रीय संगीत पर फारसी भाषा में सबसे ज़्यादा पुस्तकें किसके शासनकाल में लिखी गई थी। तो आप याद करें दोस्तों, ऑफलाइन क्लासेस में मैंने बताया है, ऑनलाइन क्लासेस में भी जब मैं मेडिएवल पढ़ाऊँगा तो इसको बताऊँगा कि देखिए संगीत बैन हो गया था किसके समय में। संगीत औरंगजेब के समय में बैन हुआ था और औरंगजेब खुद वीणा बजाने में निपुण था। और आपको मालूम होगा कि ये विरोधाभास है कि संगीत की सबसे अधिक पुस्तकें किसके समय में लिखी गई, औरंगजेब के समय में लिखी गई। और ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है आपका, ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को, है ना। आइए, संतोष ट्रॉफी निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। 11वां नंबर प्रश्न है आपका कि संतोष ट्रॉफी निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। तो निम्नलिखित में से संतोष ट्रॉफी जो है वो आपके दोस्तों फुटबॉल से संबंधित है, संतोष ट्रॉफी। इसके अलावा फुटबॉल के बहुत सारे कप हैं, जैसे कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि डुरंड कप किससे संबंधित है, तो फुटबॉल से। रोवर्स कप किससे संबंधित है, तो फुटबॉल से है रोवर्स कप किससे संबंधित है, फुटबॉल से। विसिरॉय ट्रॉफी फुटबॉल से। सुब्रतो मुखर्जी ट्रॉफी फुटबॉल से। आशुतोष मुखर्जी ट्रॉफी फुटबॉल से। मकेंडा कप ये सब फुटबॉल से संबंधित है दोस्तों, आपको ध्यान में रखना, ठीक है। 12वां नंबर प्रश्न है, महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कब स्टार्ट किया था, है ना। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था, यही आपको बताना है। तो जाहिर सा बात है कि सविनय अवज्ञा को ही हम लोग नमक सत्याग्रह आंदोलन भी बोलते हैं। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ 1930 में ही हुआ था दोस्तों। आप जानते हैं कि 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक, संभवतः हाँ 30 तक ही क्या चला था, 6 अप्रैल 1930 से 12 मार्च 1930 तक दांडी मार्च हुआ था दोस्तों, जिसको नमक कानून तोड़कर भी कहा जाता है। आपको ध्यान में रखना है ना, ध्यान दीजिएगा इस बात को। आइए आगे जानते हैं, नीति आयोग, है ना, नीति आयोग का मुख्यालय किस शहर में स्थित है ना। नीति आयोग का मुख्यालय किस शहर में स्थित है, आपको ध्यान में रखना है। नीति आयोग उसी का नाम, योजना आयोग का नाम बदल करके प्रधानमंत्री मोदी ने 2015 में इसको नीति आयोग कर दिया था दोस्तों, 1 जनवरी को। तो नीति आयोग का जो मुख्यालय है दोस्तों, वो जाहिर सा बात है कि इतनी बड़ी संस्था है तो नई दिल्ली में इसका मुख्यालय होगा, ठीक है। आइए, एलोरा के मंदिरों का निर्माण, है ना, एलोरा के मंदिरों का निर्माण किन शासकों ने करवाया था। तो एलोरा के मंदिरों का निर्माण दोस्तों जिन शासकों ने करवाया था उन शासक का नाम है, राष्ट्रकूटों ने इसका निर्माण करवाया था। किन्होंने करवाया था, राष्ट्रकूटों ने इनका निर्माण करवाया था। अगर पांड्यों से कुछ प्रश्न आता है तो ये यही प्रश्न है कि किनके समय में संगम साहित्य लिखी गई। इस प्रश्न का उत्तर राष्ट्रकूट हो जाएगा। थोड़ा आगे हम डिस्कस करते हैं कि पांड्यों के समय में संगम साहित्य लिखी गई, है ना, जैसे मणिमेखले, शैलपादिक्रम, ये सब पांड्यों के समय में लिखा गया, है ना। चोल शासकों का बात करें, ठीक है, तो चोल शासकों ने जो निर्माण करवाया था वो आपके अजंता की गुफाओं को चोल शासकों ने निर्माण करवाया था दोस्तों, आप ध्यान में रखिएगा। चंदेल शासकों ने, है ना, चंदेल शासकों ने किन चीज़ों का निर्माण करवाया था। तो चंदेल शासकों ने जो है
वो निर्माण करवाया था, एक ऐसे मंदिर का निर्माण करवाया था जो वासना के लिए जानी जाती थी। वो मंदिर आपको बताना है कि वो मंदिर कौन सी है जिसको चंदेलों ने बनवाया था, है ना। चंदेल शासकों ने उस मंदिर को बनवाया था। आप ध्यान में रखिएगा इस बात को कि चंदेल शासकों ने किन मंदिर को बनवाया था, कमेंट में आपको बताना है। क्योंकि देखिए हम इसका डिस्कशन कर दे रहे हैं कि इस मंदिर का निर्माण जो है वो वासना के लिए किया गया था कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस मंदिर में आएँ। और यहाँ पर मतलब कि सेक्स के अलग अलग पोजीशंस को बनाया गया है इन मंदिरों में। आप ध्यान में रखिएगा इस बात को, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। मैकमोहन लाइन भारत और किस अन्य देश के बीच की सीमा रेखा है? मैकमोहन लाइन भारत और किस अन्य देश के बीच की सीमा रेखा है? तो जाहिर सी बात है, आप जानते ही हैं कि भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा है मैकमोहन लाइन, ठीक है। लोक नृत्य शैली यक्षगान किस भारतीय राज्य से जुड़ी हुई है? ये मैंने कई बार बताया दोस्तों कि जो यक्षगान है वो अर्धशास्त्रीय नृत्य है। और अर्धशास्त्रीय नृत्य का जो निर्माण हुआ था उस समय, है ना, इसकी उत्पत्ति जो हुई थी उस समय वो कर्नाटक राज्य से हुई थी यक्षगान की। जैसे देखिए कर्नाटक में बहुत सारा है। कर्नाटक में जैसे है यक्षगान हो गया, कुनीता हो गया, करगा हो गया, लांबी हो गया, विरगासे हो गया। ये सब जो नृत्य की उत्पत्ति हुई वो बेसिकली कर्नाटक में हुई, जिसमें से यक्षगान बहुत ज़्यादा नाम कमाया है, ठीक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख है ना। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 के ए में आप जानते हैं दोस्तों कि 36 से 51 तक आपको बताना है कि भारतीय संविधान के 36 से 51 तक, है ना, किस चीज़ को शामिल किया गया है? तो भारतीय संविधान में 36 से 51 तक मौलिक अधिकार को शामिल किया गया है दोस्तों। 36 से 51 तक किसको शामिल किया गया है? मौलिक बोल रहे राज्य के नीति निर्देशक तत्व शामिल किए गए। लेकिन वही 51 के क में या 51 के ए में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है। आपको ध्यान में रखना है कि मौलिक कर्तव्य किस में शामिल है? 51 के ए में, ठीक है। और 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग दोस्तों। तो आपको जानना है कि खजुराहो, ठीक है, खजुराहो का स्मारक समूह किस राजवंश से संबंधित है? देखिए जिस प्रश्न का उत्तर मैं आप लोगों से खोज रहा था, जो मैंने बताया था कि चंदेल शासकों के द्वारा कौन सा बनाया गया है, तो यहाँ पर उसका आंसर आ गया दोस्तों। कमेंट करके आप बताइएगा। बताइए, इस प्रकार से प्रश्न होते हैं तो कई बार आपको ध्यान रखना होता है कि आप अकबकी में प्रश्न का आंसर ना करें, क्योंकि अकबकी में कीजिएगा तो कई ऐसे होते हैं जो आगे के प्रश्नों से आपको उसका आंसर मिल जाता है। तो आप उन प्रश्नों को छोड़ दें और आगे बढ़ें, आपको आगे उसका आंसर मिलने की संभावना होती है। तो खजुराहो के मंदिर का जो निर्माण था दोस्तों वो चंदेल शासकों ने करवाया था, याद रखिएगा आप, है ना। आइए आगे बढ़ते हैं। भारत के पूर्वी, है ना, भारत के पूर्वी एवं पश्चिमी तटों में पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है? भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटों में पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है? तो आपको बताना है कि भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटों में पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी मिट्टी है। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों, है ना, वो बेसिकली देखिए पूर्वी तट से इसका जो अर्थ है, हालांकि जलोढ़ भी पाया जाता है, लेकिन जलोढ़ यहाँ ऑप्शन में है नहीं। कछारी मिट्टी दिया हुआ है, लेकिन खैर कछारी में थोड़ा सा गुण लाल मिट्टी का भी आ जाता है, तो कछारी नहीं मारेंगे। यहाँ पर देखिए केरल के तटीय इलाकों में आपको क्या दिखता है? तो केरल के तटीय इलाकों में आपको लेटेराइट दिखता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन के अनुसार हो जाएगा लेटेराइट, ठीक है। प्राग किस देश की राजधानी है? ठीक है, प्राग किस देश की राजधानी है आपको बताना है। तो प्राग जो है दोस्तों वो चेक गणराज्य की राजधानी है। किसकी राजधानी है? चेक गणराज्य की राजधानी है प्राग। अगर हम बात करें, ठीक है, चेक गणराज्य की राजधानी है प्राग। अगर हम बात करें कि सऊदी अरबिया की राजधानी कहाँ है, तो रियाद है, ठीक है। सऊदी अरबिया की राजधानी रियाद। उत्तर कोरिया की राजधानी तो प्योंगयांग, ठीक है, इन लोग का अजीब नाम रहता है प्योंगयांग, ठीक है। त्रिनिदाद और टोबैगो की राजधानी, तो त्रिनिदाद और टोबैगो की राजधानी दोस्तों पोर्ट ऑफ स्पेन है। आपको ध्यान में रख कर चल जाना है, ठीक है। परमाणु रिएक्टर का आविष्कार किसने किया था, है ना। 21वां नंबर प्रश्न है, परमाणु रिएक्टर का आविष्कार किसने किया था? तो इसका आविष्कार दोस्तों 1942 में, आप याद ये भी रख लीजिए कि 1942 में एनरिको फर्मी ने किया था। इसको आपको याद रखना, ये प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। आइए, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की स्थापना कब की गई? देखिए यहाँ पर आपको गड़बड़ाना नहीं है, यहाँ पर ऑप्शन में 1885 भी दिया हुआ है, तो आप मार दीजिएगा तुरंत कि 1885 में तो कांग्रेस सही था। कांग्रेस लगल हो ना भाई, वाह कांग्रेस हो तो बस 1885, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है।
यहाँ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी बोल रहे हैं, जिसका गठबंधन के साथ सरकार चल रहा है अभी महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ, जिसके अध्यक्ष शरद पवार हैं, है ना। तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की, हाँ, कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई, लेकिन राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की स्थापना दोस्तों, है ना, वो 1999 में की गई थी। शरद पवार इस सबके द्वारा, संस्थापक वही थे, है ना। हॉफमैन कप किस खेल से संबंधित है, आपको बताना, कई बार ये प्रश्नों में पूछे जाते हैं। हॉफमैन कप किस खेल से संबंधित है, तो आपको बताना है। तो हॉफमैन कप जो है दोस्तों, वो लॉन टेनिस से संबंधित है। हॉफमैन कप आपको ध्यान में रखते चल जाना है, लॉन टेनिस से संबंधित है, ठीक है। आइए, किस क्षेत्र में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने प्रसिद्धि पाई है, तो शहनाई वादन था उनका, है ना। शहनाई वादन, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के बारे में अगर कोई प्रश्न नहीं बता सकता है तो ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है दोस्तों, है ना। APJ अब्दुल कलाम के बाद किसी का अगर नाम आए, है ना, कि सच्चे मुसलमान में कौन होंगे, तो वो हमारे बेचारे बिस्मिल्लाह खान थे, है ना। और भी हैं, सभी अपने देश से प्रेम करते हैं, लेकिन बिस्मिल्लाह खान का नाम लिया जाता है दोस्तों। वो कहते थे कि हम बादशाही, वही विश्वनाथ मंदिर के सामने एक मस्जिद है, उस मस्जिद में मैंने सीखा, विश्वनाथ जी के दरबार में मैं शहनाई बजाया करता था, सोचिए, है ना। बिस्मिल्लाह खान साहब भारत रत्न से नवाजा गया इनको दोस्तों, शहनाई में ये पारंगत थे, शहनाई में ही इनकी प्रसिद्धि थी बेसिकली। क्रिकेट का प्रथम विश्व कप कब आयोजित किया गया था, 25वां नंबर प्रश्न है कि क्रिकेट का प्रथम विश्व कप कब आयोजित किया गया था, तो प्रथम विश्व कप 1975 में आयोजित किया गया था दोस्तों, ठीक है। 26वां नंबर प्रश्न है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम घनत्व वाला राज्य कौन सा है, ठीक है। न्यूनतम घनत्व यानी प्रति 1 किलोमीटर स्क्वायर, वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में कितने व्यक्ति निवास करते हैं, इसी को कहा जाता है घनत्व, इसी को डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन कहा जाता है दोस्तों। तो सबसे ज़्यादा बिहार का है 1106 आदमी प्रति वर्ग किलोमीटर में, और सबसे कम है हमारे अरुणाचल प्रदेश का 17 आदमी प्रति वर्ग किलोमीटर में। आप सोचिए, कंपेयर कीजिए, 1106 आदमी प्रति वर्ग किलोमीटर स्क्वायर में और 17 आदमी प्रति वर्ग किलोमीटर स्क्वायर में अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। भारत के एकमात्र नेता जिन्हें संघीय गृह मंत्री के पद पर रहते हुए भारत रत्न से सम्मानित किया गया, संघीय यानी केंद्रीय गृह मंत्री के पद पर रहते हुए उनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था दोस्तों। तो एकमात्र नेता कौन हो सकते हैं, जाहिर सा बात है हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल होंगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल के अलावा और कोई नहीं हो सकता है जिनको पद पर रहते हुए और भारत रत्न दिया जाए, वो भारत रत्न ही नहीं विश्व रत्न भी है ना, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम लोग। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का मुख्यालय कहाँ है, आपको बताना है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों, तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय जाहिर सी बात है वाशिंगटन DC में है। पेरिस में तो इंटरपोल का आपको बताएं, ठीक है। जेनेवा में जितने भी WTO होते हैं ये सब होते हैं, इसका मुख्यालय है। और वाशिंगटन DC में जो है ना, वाशिंगटन DC में अंतर्राष्ट्रीय IMF का मुख्यालय है, आपको ध्यान में रखना है। आइए 29वें नंबर प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं, ठीक है। 29वें नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। तो 29वां नंबर जो प्रश्न है हमारा, वो 29वां नंबर प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। 29वां नंबर प्रश्न कि मित्र मेला, ठीक है, मित्र मेला संघ की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की। यूट्यूब में मैंने मॉडर्न हिस्ट्री के संपूर्ण सिलेबस को पढ़ा रखा है, आप जाकर के देखें। और हर एक प्रकार का आप PCS तक का जो एग्ज़ाम लिखते हैं वो हर एक प्रकार का प्रश्न आपसे यहाँ पर आएगा और आपको बेहतर लगेगा, है ना। तो मित्र मेला की स्थापना जो थी वो देखिए, बेसिकली मित्र मेला का अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो मित्र मेला से आप समझिए कि मित्र मेला की स्थापना जो थी वो की गई थी विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा, और इसी को बैन कर दिया गया था। तो फिर इसी का विस्तारित रूप था अभिनव भारत 1904 में, है ना, ध्यान दीजिएगा। तो विनायक दामोदर सावरकर इसके सही आंसर होंगे, ध्यान दीजिएगा। असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों को जलाने को एक निष्ठुर बर्बादी किसने घोषित किया था, है ना, कि विदेशी कपड़ों को जो ले लिया है, यानी इनका कहना था कि जो कपड़वा ले लिया भाई उसको जलाने से क्या फ़ायदा, वो तो तुम्हारा कपड़ा है। हाँ, ये हो सकता है कि अब आप क्या कीजिए कि विदेशी कपड़ों को लीजिए मत, तब ठीक रहेगा। जो ले लिया उस पर तो वो कमाई ही लिया, तो इसको जलाने से क्या फ़ायदा। निष्ठुर बर्बादी इसको कहा था, विदेशी कपड़ों को जलाने को निष्ठुर बर्बादी कहा था दोस्तों। ये हमारे
रविंद्रनाथ टैगोर साहब ने कहा था, ठाकुर साहब ने कहा था, याद रखिएगा। ठीक है, अब आते हैं झारखंड सामान्य ज्ञान की तरफ। तो झारखंड में राज्यसभा की कुल कितनी सीटें हैं? सिंपल सा बात है। तो कुल कितनी सीटें हैं राज्यसभा की? तो कुल 6 सीटें हैं। लोकसभा आपसे पूछे तो 14 हो जाएगा, और कुल मिला के अगर सांसद पूछते दोस्तों तो 20 उसका आंसर होता है। इन तीनों में आप फर्क समझिएगा। ठीक है, आइए, झारखंड में कितने आदिम जनजाति अनुसूचित जनजाति में शामिल हैं? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ये हो जाएगा 8 आदिम जनजातियों को अनुसूचित जनजाति में शामिल किया गया है दोस्तों। ये संपूर्ण तरीके से मैंने आर्ट एंड कल्चर को पढ़ा रखा है, आप जाएँ, किसी भी प्रकार का प्रश्न आपसे नहीं छूटेगा, है ना। झारखंड में न्यायाधीशों की संख्या क्या है? अभी वर्तमान में झारखंड में कुल न्यायाधीशों की संख्या क्या होती है? मुख्य न्यायाधीश लगा करके झारखंड में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है दोस्तों? यही आपसे पूछ रहा है। तो झारखंड में कुल न्यायाधीशों की संख्या अभी वर्तमान में 25 है, आपको ध्यान में रखना है। और आपको ये भी याद रखना चाहिए कि प्रथम न्यायाधीश कौन थे झारखंड के? तो विनोद कुमार गुप्ता। अगर आपको ये सब चीज़ याद करने में दिक्कत लग रहा है तो आप एक बार मेरा क्लास करें, यूट्यूब पर क्लास करें, आपको झारखंड के क्लास से मोहब्बत होने लगेगी। आप एक बार क्लास करें, है ना, ध्यान दीजिएगा। इनमें से कौन सी झारखंड की चित्रकला शैली है ना, शैली है पूछ रहा है। तो मधुबनी, आप देखिए क्या मधुबनी झारखंड की है? नहीं, ये बिहार की है। तंजौर दक्षिण भारत की, तमिलनाडु की। ठीक है, कालीघाट पश्चिम बंगाल की। लेकिन जदोपटिया चित्रकला शैली जो है वो झारखंड की है। इसमें बेसिकली होता क्या है कि कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े कर कर और उससे पेंटिंग बनाया जाता है एक तरह से, और उसी को कहते हैं जदोपटिया चित्र शैली, है ना। पटिया का मतलब कागज़ के टुकड़े, और जदो का मतलब कहलाता है जो बनाने वाला होता है, उसको जादो कहा जाता है। ठीक है, द सोल्जर गर्ल्स नामक पुस्तक किसने लिखी है? किस झारखंड के सपूत ने लिखी है द सोल्जर गर्ल्स नामक पुस्तक? तो आपको बताना है। तो इसको स्वप्नील पांडे ने लिखा था दोस्तों, द सोल्जर्स गर्ल को। तो ये डी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, स्वप्नील पांडे। झारखंड में प्रसिद्ध किनन स्टेडियम कहाँ है? देखिए ये भी प्रश्न मैंने कई बार बताया है कि किनन स्टेडियम कहाँ है, तो जमशेदपुर में है किनन स्टेडियम। कई बार प्रश्न में आ चुके हैं ये कि किनन स्टेडियम कहाँ है, जमशेदपुर में है दोस्तों। आपको याद रखना है इस चीज़ को, और बहुत अच्छा से आगे बढ़ना है, और बहुत अच्छा से आपको ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करनी है। जो भी उत्पाद सिपाही की है, जैसे सीजीएल की है, ये सब एग्ज़ाम आपको क्वालिफाई करना है, आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, बात करते हैं आगे का। ठीक है, बात करते हैं आगे का कि झारखंड में निम्न में से कौन सा ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली प्रथम महिला हॉकी खिलाड़ी बनी, है ना, यानी कैप्टन चुनी गई थी, प्रथम महिला हॉकी खिलाड़ी बनी। तो वो है दोस्तों रियो ओलंपिक में इन्होंने नेतृत्व किया था, कप्तानी की थी, निकी प्रधान थी, है ना, निकी प्रधान थी, जो खूंटी जिले के हेसल गांव के रहने वाली है। कोई हेसल से हमारे दोस्त होंगे तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि क्या आप निकी प्रधान को जानते हैं, खूंटी जिले के हेसल गांव से। ठीक है, 37वें नंबर प्रश्न के बाद दोस्तों हम आते हैं 38वें नंबर प्रश्न में कि घाघरी जलप्रपात, है ना, घाघरी जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो 38वां नंबर प्रश्न है आपका। तो आपको बताना है कि घाघरी नामक जलप्रपात कहाँ है। तो ये देखिए नेतरहाट में स्थित है। अगर जिला पूछा जाता आपसे तो लातेहार इसका आंसर हो जाता है, लेकिन नेतरहाट दिया हुआ ही है तो नेतरहाट आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा छोटानागपुर के हल्दी घाटी के नाम से जाना जाता है? तो ये हम बताए थे कि वासुदेव राय मंदिर भी यहीं पर है दोस्तों। तो कोराम्बे को झारखंड का हल्दी घाटी के नाम से जाना जाता है। अगर आपने हमारी स्टैटिक जीके की संपूर्ण श्रृंखला को नहीं देखी तो आप ज़रूर करें, आपसे एक भी प्रश्न छूटेंगे नहीं इस प्रकार के दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, झारखंड में भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है ना, झारखंड भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो आपको बताना है झारखंड भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है दोस्तों। तो आप जानते ही हैं कि 2.42 है ना, 2.42% भारत के कुल क्षेत्रफल का है। और झारखंड का कुल क्षेत्रफल का अगर बात करें तो 79,714 वर्ग किलोमीटर झारखंड का कुल क्षेत्रफल है दोस्तों। आपको ध्यान में रखना है इस चीज़ को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। झार क्राफ्ट को, वाह वाह कितना बढ़िया क्वेश्चन है, जिसको मैंने कई बार पढ़ाया है कि झार क्राफ्ट को, ठीक है, झार क्राफ्ट को किस वर्ष में आयोजित किया गया? आप बताइए कि झार क्राफ्ट किसके लिए इसका स्थापना हुआ था, झार क्राफ्ट का? तो 41वें नंबर प्रश्न का आंसर है दोस्तों, इसका हो जाएगा 2006 में झार क्राफ्ट की स्थापना की गई। इसके तहत कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए किया गया था। जो झारखंड की जो शैलियाँ मिटती जा रही है, जैसे
ढोकलो सोहोर शैली है, ये सब जो शैली है ना, ढोकलो है ना, डोकरा शैली है, ये सब शिल्प शैली है, ये सब जो है इसको बचाने के लिए झारक्राफ्ट की स्थापना हुई है ना, जदोपटिया शैली सबको। झारखंड का कुल वन क्षेत्र कितना प्रतिशत है? तो आप जानते हैं कि झारखंड का कुल वन क्षेत्र कितना प्रतिशत है? तो 29.62 है। लेकिन फिर भी ये राष्ट्रीय मानक से बहुत कम है दोस्तों, क्योंकि राष्ट्रीय मानक के तौर पर कहा जाता है कि कोई भी राज्य संपूर्ण 1% पाएगा जब उसको 33% उसका भूभाग जो रहेगा वो वन से ढका हुआ रहेगा। तो भारत अभी इससे लगभग 4%, लगभग 3.5% इससे दूर है, अछूता है। ठीक है। झारखंड का सर्वाधिक गर्म जलकुंड किस जिले में स्थित है? तो आप जानते हैं कि बरकट्ठा में है ना। तो बरकट्ठा कहाँ पर है दोस्तों? तो हजारीबाग में 88 डिग्री सेल्सियस इसका तापमान है। और सोच लीजिए ये झारखंड का ही नहीं दोस्तों, भारत का ही नहीं, एशिया का सबसे गर्म जलकुंड है। 88 डिग्री सेल्सियस तापमान है इसका, सोच लीजिए, है ना। आइए आगे बढ़ते हैं। बॉक्साइट खनिज झारखंड के किस जिले में पाया जाता है? ठीक है, बॉक्साइट खनिज झारखंड के किस जिले में पाया जाता है? ऐसे तो लोहरदगा में पाया जाता है दोस्तों, लेकिन यहाँ ऑप्शन के अनुसार आपको लगाना होगा। तो बॉक्साइट खनिज जो है वो गुमला और लोहरदगा क्षेत्र में पाया जाता है। तो जानते ही आप कि जो लोहरदगा का क्षेत्र है वो गुमला से ही अलग हुआ है, तो यहाँ पर गुमला को आपको टिक लगा देना ही सबसे उचित होगा, और यही इसका आंसर भी है। ठीक है, देखिए झांसकोला एमपीएफ झारखंड सरकार द्वारा प्रायोजित एक शीर्ष सहकारी संस्था है। यह विशेष रूप से झारखंड के निम्नलिखित में से किस उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए है? देखिए झांसकोला एमपीएफ जो है दोस्तों वो किस उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए है? आपको ये सब प्रश्नों को नोट डाउन करना चाहिए, क्योंकि ये सब प्रश्न सेट से ही हो पाते हैं, है ना। किसी टीचर के द्वारा ये आपको पढ़ाया नहीं जाएगा, आप ध्यान में रखिएगा इस चीज़ को। तो झांसकोला एमपीएफ जो है दोस्तों वो आपका जो है वो लाह के लिए है ना, लाह के लिए। लाह आप समझते होंगे, इसका चूड़ी वगैरह बनता है, स्वर्णकार के कामों में आता है लाह, इसका उपयोग किया जाता है। झारखंड सिंगल विंडो क्लियरेंस एक्ट यानी 2015 में जो आया था, सिंगल विंडो क्लियरेंस एक्ट, यानी किसी भी चीज़ का आप एक ही खिड़की से पता कर सकते हैं, आपको 10 जगह दौड़ने की आवश्यकता नहीं है। तो क्या उद्देश्य था इसका, है ना। तो उद्देश्य मैंने बता ही दिया दोस्तों कि इसका उद्देश्य क्या था। तो इसका उद्देश्य था क्या? राज्य में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना। हाँ, जाहिर सी बात है कि कोई भी चीज़ होगा तो एक जगह से हो जाएगा, तो औद्योगिक विकास का बढ़ावा, नए निवेशों की सुविधा प्रदान करना, कारोबार में आसानी से सुधार लाना, सभी हो जाएंगे इसके, कोई दिक्कत नहीं। इस प्रकार के प्रश्न में आप ज़्यादा से ज़्यादा उपरोक्त तो सभी ही चूज किया कीजिए, ये सब तरीका है एग्जाम में पास होने का दोस्तों, है ना। आइए आगे बढ़ते हैं। सरस्वती योजना की शुरुआत कब हुई थी? 47वां नंबर प्रश्न है आपका, सरस्वती योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो ये 2014 में हुई थी दोस्तों, है ना। सरस्वती योजना की शुरुआत 2014 में हुई थी। आप जान लीजिए कि सरस्वती योजना के तहत किया क्या गया था। योजनाओं को मैं पढ़ाऊँगा संपूर्ण तरीके से। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप जुड़ जाएँ इन विशेष कक्षाओं को लेने के लिए, है ना, और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। ठीक है। सरस्वती योजना के तहत क्या था कि गरीब मजदूर के घर में अगर कोई लड़की पैदा लेती है, बच्ची पैदा लेती है कोई लड़की, है ना, तो 5,000 रुपया का फिक्स डिपॉजिट क्या करेगी? झारखंड सरकार करवाएगी। 5,000 रुपया का फिक्स डिपॉजिट करवाएगी झारखंड सरकार दोस्तों, है ना। इसका फिक्स डिपॉजिट झारखंड सरकार करवाएगी। ठीक है। आइए अब बात करते हैं 48वें नंबर प्रश्न का दोस्तों। तो 48वां नंबर जो प्रश्न है हमारा वो देखिएगा यहाँ पर। निम्नलिखित में से किस वर्ष में बेतला राष्ट्रीय उद्यान को राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अधिसूचित किया गया था? 48वां नंबर प्रश्न है, बेतला राष्ट्रीय उद्यान को किस वर्ष अधिसूचित किया गया था? तो बेतला राष्ट्रीय उद्यान को दोस्तों अभी वर्तमान में कहाँ है ये? तो बेतला राष्ट्रीय उद्यान आपके लातेहार जिला में है, और ये एकमात्र जो है, पहले पलामू में था, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी एकमात्र ये राष्ट्रीय उद्यान है झारखंड का, जिसकी स्थापना जो है यानी अधिसूचित एक तरह से बोल सकते हैं, स्थापना तो बहुत पहले से था, 1986 में इसको मान्यता प्रदान की गई, अधिसूचित की गई। ठीक है। पालकोट वन्यजीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? तो जाहिर सी बात है, कई बार प्रश्न है। पालकोट वन्यजीव अभ्यारण्य नागवंशी राजाओं की राजधानी भी रही है पालकोट, तो ये गुमला जिले में, बड़ा मनोरम स्थल है दोस्तों, है ना, ध्यान दीजिएगा। झारखंड में कौन सा टाइगर रिजर्व स्थित है? ठीक है। झारखंड में कौन सा टाइगर रिजर्व स्थित है? नंबर 1 में सुनबेड़ा, गुरु घासीदास, रातापानी और पलामू। देखिए टाइगर रिजर्व का जब बात आए तो बेतला का नाम आता है नंबर 1 पर। ठीक है, बेतला का नंबर 1 पर नाम आता है, और बेतला का नंबर 1 पर नाम आता है दोस्तों
तो जाहिर सा बात है कि बेतला पहले पलामू में था, तो आपको पलामू ही यहाँ ऑप्शन के अनुसार आंसर लगाना है। आप ध्यान दीजिएगा इस बात को, है ना, ध्यान दीजिए। झारखंड की पहली महिला कैबिनेट मंत्री कौन थी? तो इसको मैंने पढ़ा रखा है। तो पहली महिला कैबिनेट मंत्री जोबा मांझी थी। वर्तमान में भी मंत्री हैं कैबिनेट में दोस्तों जोबा मांझी, है ना, ध्यान दीजिए। प्रिंस ऑफ द छोटानागपुर स्टेट के नाम से किनको जाना जाता है? तो ये मुकुंद नायक को जाना जाता है दोस्तों। रामगढ़ राजा थे ये मुकुंद नायक को जाना जाता है प्रिंस ऑफ द छोटानागपुर स्टेट के नाम से, ठीक है। किस आंदोलन के दौरान लाल हेम्ब्रम, 53वां नंबर क्वेश्चन है आपका, किस आंदोलन के दौरान लाल हेम्ब्रम उर्फ लाल बाबा ने संथाल परगना में देशोद्धारक दल की स्थापना की थी? तो देखिए लाल बाबा का जहाँ नाम आए आप सफा कर दीजिए और सफाहोड़ आंदोलन इसका आंसर लगाइए। लाल हेम्ब्रम ने सफाहोड़ आंदोलन का नेतृत्व किया था। ये एक प्रकार से देखिए धार्मिक आंदोलन था, एक तरह से कैसा आंदोलन था? धार्मिक आंदोलन था, है ना। ये राम नाम का जाप करने के लिए बोलते थे, अहिंसा का पालन करने के लिए बोलते थे, है ना। आपको जब आंदोलन वगैरह पढ़ाए जाएंगे, विद्रोह वगैरह, तो आप बहुत बेहतर तरीके से इसको जानिएगा दोस्तों। आप चैनल से जुड़ें, है ना, ये रिक्वेस्ट भी है और ये आपके भविष्य के लिए भी अच्छा है दोस्तों कि चैनल से जुड़े आप, ठीक है। बहुत मेहनत हो रही है इस पर। किस आंदोलन को भगीरथ मांझी का आंदोलन भी कहा जाता है? तो सिंपल सा बात है कि भगीरथ मांझी ने जिस आंदोलन का नेतृत्व किया होगा उसी आंदोलन को भगीरथ मांझी का आंदोलन कहा जाएगा। तो जाहिर सी बात है खरवार आंदोलन। बिरसा आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? बिरसा मुंडा ने। टाना भगत का? जतरा भगत ने। कोल विद्रोह का? बुद्धू भगत ने। दोस्तों अभी हाल ही में बुद्धू भगत की जयंती मनाई गई और आपको एक प्रश्न बुद्धू भगत से भी याद रखना है, कोल विद्रोह के जो नेतृत्व करता थे। अंग्रेजों ने सबसे पहली बार अगर किसी क्रांतिकारी पर 1000 का इनाम रखा था तो वो 1000 का इनाम बुद्धू भगत पर ही रखा था दोस्तों, ठीक है। हरि बाबा आंदोलन किस जनजाति से संबंधित है? ठीक है, आपको बताना है हरि बाबा आंदोलन किस जनजाति से संबंधित है। अगर आप लोगों को ये प्रश्न बड़ी भारी लग रहे हैं तो आप निश्चिंत रहें, आप हमारे चैनल से जुड़े, आपको सभी प्रश्न आसान लगने लगेंगे, है ना। तो ये हो जनजाति से संबंधित था, बेसिकली हो जनजाति से, है ना। राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख नेता जिन्हें भारतीय स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात बिहार के मुख्यमंत्री पद पर आसीन होने का अवसर प्राप्त हुआ, है ना। राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख नेता जिन्हें भारतीय स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात बिहार के मुख्यमंत्री होने का अवसर प्राप्त हुआ वो कौन थे? झारखंड से संबंधित पूछ ही रहा है आपसे, तो वो कौन थे दोस्तों? तो आपको याद रखना है कि देखिए झारखंड से 2 गो बने, एक कृष्ण बल्लभ सहाय ये हजारीबाग के थे, एक विनोदानंद झा जो देवघर से संबंधित थे। इन दोनों बने हैं तो दोनों आपको ए और बी दोनों इसका आंसर हो जाएगा। झारखंड से बने थे, बिहार के मुख्यमंत्री। किसने संविधान सभा में छोटानागपुर के आदिवासी नेता के रूप में प्रतिनिधित्व किया था? ठीक है, संविधान सभा में किसने छोटानागपुर के आदिवासी नेता के रूप में प्रतिनिधित्व किया था? तो आपको इसका आंसर बताना है। तो जाहिर सा बात है दोस्तों, है ना, ये जयपाल सिंह मुंडा ही होंगे जो बाद में झारखंड पार्टी की स्थापना करेंगे, ठीक है। आइए 98वें नंबर प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। 98वां नंबर प्रश्न पर, किस जनजाति में एक विशेष चित्रकला पद्धति प्रचलित है जिसे कम्बकट चित्रकला कहते हैं? देखिए कम्बकट चित्रकला क्या होती है, मैंने इसको पढ़ा रखा है दोस्तों, एकदम बहुत बेहतर से पढ़ाया है, इन सेट्स को देख करके लग रहा है हमको, है ना। कम्बकट चित्रकला, कम्ब का मतलब क्या होता है? कंघी। देखिए क्या होता है कि दीवार पर पहले सफ़ेद पेंटिंग कर दिया जाता है, सफ़ेद पोचाड़ा कर दिया गया, फिर ऊपर को सफ़ेद सूख गया, उसके बाद ऊपर में है ना काला पोचाड़ा कर दिया जाता है। और काला करने के बाद दोस्तों, तो क्या किया जाता था दोस्तों कि कम्बकट चित्रकला में पहले दीवार पर सफ़ेद पेंटिंग कर दिया जाता था, उसको सूखने दिया जाता था, और उसके बाद काला पेंटिंग किया गया और उसको सूखे बिना, है ना, सूखे बिना क्या किया जाता है? कंघी के माध्यम से अगर मैं ड्राइंग करूँ यहाँ पर, कंघी के माध्यम से ऐसे 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 कंघी का जो शेप होगा ऐसे पकड़ करके उसको घुमाइएगा तो कंघी के शेप में बनेगा कि नहीं बनेगा, उसी को कम्बकट चित्रकला कहा जाता था। तो ये बेसिकली किस में प्रचलित था, आपको यही बताना है कि किस जनजाति में सर्वाधिक प्रचलित था कम्बकट चित्रकला। तो 98वें नंबर प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों कम्बकट चित्रकला, ये संथाल जाति में विशेष करके आपको याद रखना है इस बात को। देखिए किस जनजाति में हड़बोरा संस्कार का आयोजन किया जाता है? आप बताइए, आपको कमेंट करके बताना, मैंने पढ़ा है अभी ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों, है ना, कि हड़बोरा संस्कार का आयोजन, ये तो हम बता ही देंगे कि किस जनजाति में किया जाता है,
लेकिन आपको बताना है कि हड़बोरा संस्कार होता क्या है दोस्तों, आपको बताना है कि हड़बोरा संस्कार क्या होता है, आप समझिएगा इस बात को। तो हड़बोरा संस्कार बेसिकली किस जनजाति में प्रचलित है, तो ये दो जनजातियों में प्रचलित होती है, मुंडा और उरांव दोनों में, लेकिन यहाँ पर उरांव को बेसिकली आप ज़्यादा मानिएगा क्योंकि संख्या इनकी ज़्यादा है, और उरांव और मुंडा का सेम सेम होता है, इसलिए यहाँ पर अगर दोनों में से एक को चुना रहे तो उरांव हम चुनेंगे और यही इसका सही आंसर है। देखिए हड़बोरा क्या होता है, एक ही गोत्र के पूर्वजों का हड्डी 1 साल तक जमा किया जाता है, 1 साल के अंदर में जो भी मरेगा एक ही गोत्र का, ठीक है, और उसके बाद उसको एक साथ विसर्जन किया जाता है जिसको गोत्र खुंदी कहते हैं दोस्तों, ये बताए थे हम, है ना, ध्यान दीजिएगा। सोसोबोंगा किस जनजाति की प्रसिद्ध लोक कथा है, इसकी परंपरा एवं विकास क्रम पर प्रकाश डालता है। सोसोबोंगा आपको बताना है, सोसोबोंगा मैंने बताया था, है ना। सोसोबोंगा जो प्रसिद्ध लोक कथा है दोस्तों वो मुंडा जनजाति से संबंधित है। ये सब सारा प्रश्न मैंने बता रखा है जनजाति को पढ़ाते समय, आप अच्छा से इसको क्या कीजिए, अच्छा से याद करिए, ठीक है। 61वें नंबर प्रश्न की तरफ जाते हैं। किस जनजाति में 9 वर्ष पर रसनावा नामक पर्व का आयोजन किया जाता है, किस जनजाति में 9 वर्ष पर रसनावा नामक पर्व का आयोजन किया जाता है दोस्तों। तो देखिए जनजाति का अगर विशेष जनजाति का चुना जाए तो इसमें होगा बैगा, आपको याद रखना है, रसनावा नामक पर्व का आयोजन किया जाता है, ठीक है। ये रसनावा 9 वर्ष पर होता है, इसके अलावा देसावली हो गया, जनी शिकार हो गया, ये 12-12 वर्ष पर होते हैं, ये जनजातियों के हैं, ध्यान दीजिएगा। किस जनजाति में वधु मूल्य को सुकदाम कहा जाता है। देखिए ये सब प्रश्न छपने वाले प्रश्न हैं ना, और एकदम लगन से लग जाइए दोस्तों, आप हमारे साथ जुड़े, विश्वास कीजिए हम पर, इस सेट से मैं कितना क्वेश्चन आपको ढूंढवा दूंगा, आप ध्यान दीजिएगा, है ना। किस जनजाति में वधु मूल्य को सुकदाम कहा जाता है, तो ये प्रश्न का आंसर जो हो जाएगा दोस्तों कि सुकदाम जो होता है वो कवर जाति में, है ना, कवर जाति में कहा जाता है, सुकदाम कहा जाता है, बेसिकली कवर है यहाँ पर, हाँ कवर जाति में, कवर जनजाति में इसको सुकदाम कहा जाता है। इसमें देखिए क्या होता है कि 10 खंडी चावल दिया जाता है, आपको पढ़ाया है मैंने, 10 खंडी चावल दिया जाता है, उसी को सुकमोल बोलते हैं, है ना, सुकमोल बोला जाता है। 10 खंडी चावल दिया जाता है वधु मूल्य के रूप में नगद के अतिरिक्त, और 10 खंडी चावल भी दिए जाते हैं, उसको सुकमोल भी कहा जाता है दोस्तों, कवर जनजाति में, याद रखिएगा, ठीक है। झारखंड वाद्य यंत्र मदन भेरी कैसा वाद्य यंत्र है, तंतु है, सुशिर है, घन वाद्य यंत्र है, अवनत वाद्य यंत्र है। ये सब जो इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं, आप विश्वास कीजिए कि सारा चीज़ यूट्यूब पर पढ़ा रखा है मैंने दोस्तों, आप एक बार चेक करें, आपका दिल बाग बाग हो जाएगा, है ना, कि किस प्रकार का मदन भेरी किस प्रकार का यंत्र है। तो मदन भेरी जो है दोस्तों, वो मदन भेरी जो है वो सुशिर वाद्य यंत्र है, यानी फूंक के बजाया जाता है इसको, जैसे बांसुरी होता है ना, तो बांसुरी टाइप का रहता है और उसमें ऊपर में पीतल का फूकने वाला रहता है, उसी को मदन भेरी बोलते हैं हम लोग। अब इसमें से सुमेलित करना है आपको कि इसमें से कौन सुमेलित है। छोटनागपुर की रानी नेतरहाट को कहते हैं, है ना, छोटनागपुर की रानी क्या नेतरहाट को कहा जाता है दोस्तों, तो हाँ इसका आंसर सही है, छोटनागपुर की रानी नेतरहाट को कहा जाता है। छोटनागपुर का प्रवेश द्वार चतरा को, ठीक है, बहुत बढ़िया। छोटनागपुर का हल्दी घाटी, ये भी सही है। तो जब तीनों सही है, ये है, तो इसका जो आंसर होगा वो ये होगा, उपरोक्त सभी तीनों का तीनों सही हो गया, ठीक है, याद रखिएगा। हाल ही में पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन के जीवन पर किसी पुस्तक का लोकार्पण किया गया, उस पुस्तक का नाम आपसे पूछ रहा है कि उस पुस्तक का टाइटल क्या था जो शिबू सोरेन की जीवनी पर लिखा गया दोस्तों। तो उस पुस्तक का नाम जो था आपको याद रखना है, इनके 77वें जन्मदिन पर, आपको याद रखना है, इनके 77वें जन्मदिन पर इस पुस्तक का लोकार्पण किया गया, और इस पुस्तक का जो नाम है आपको ध्यान में रखना है, इस पुस्तक का जो नाम है दोस्तों वो देखिए, दिसोम गुरु शिबू सोरेन, ट्राइबल हीरो शिबू सोरेन, सुनो बच्चों आदिवासी संघर्ष के नायक शिबू सोरेन की जीवन गाथा। ये देखिए तीनों पुस्तक को, देखिए यहाँ फंसाने वाला प्रश्न है कि तीनों पुस्तक को उस दिन क्या किया गया था, लॉन्च किया गया था शिबू सोरेन पर, और हेमंत सोरेन भी उस समय उपस्थित थे। और इन तीनों के जो लेखक हैं दोस्तों, वो तीनों के लेखक हैं अनुज कुमार सिन्हा, याद रह पाएगा, अनुज कुमार सिन्हा इन तीनों पुस्तकों के लेखक हैं। ट्राइबल हीरो शिबू सोरेन, दिसोम गुरु शिबू सोरेन, सुनो बच्चों आदिवासी संघर्ष के नायक शिबू सोरेन की जीवन गाथा, ये तीनों की, ठीक है। रामदयाल मुंडा की साहित्य लेखन भाषा रही है,
ठीक है। रामदयाल मुंडा ने किस किस भाषा में साहित्य लेखन किया है? तो देखिए रामदयाल मुंडा अगर हैं तो सबसे पहला तो आंसर यही हो जाएगा आपका दोस्तों कि रामदयाल मुंडा है तो मुंडारी में तो लिखेंगे ही लिखेंगे, ठीक है, सिंपल सा बात है कि मुंडारी में लिखेंगे ही लिखेंगे। इसके अलावा इन्होंने नागपुरी में भी, हिंदी में भी, अंग्रेजी में भी, चारों भाषाओं में लिखा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त तो सभी, मतलब कि 1 2 3 4 90 हो जाएगा, चारों हो जाएगा, है ना। आइए 67वें नंबर प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। तो 67वां नंबर जो प्रश्न है आपका वो है, वह पुस्तक जिसे ब्रिटिश काल में अंग्रेजों ने प्रतिबंधित कर दिया था, है ना। तो ब्रिटिश काल में प्रतिबंधित होने वाला एक ही पुस्तक था झारखंड का दोस्तों, जिसमें बहुत ज़्यादा राष्ट्रवादी भावना को भड़काया जाता था, राष्ट्रवादी भावना को बढ़ाया जाता था। वो एक ही पुस्तक था और वो था देशेर कथा, जिसको सखाराम गणेश देउस्कर ने लिखा था। आपको याद रखना है किसने लिखा था? सखाराम गणेश देउस्कर ने देशेर कथा को लिखा था, अपने देश की कथा को लिखा था, याद रखिएगा ना। संथाली भाषा के किस प्रथम लघु काव्य, संथाली भाषा का कौन सा लघु काव्य प्रथम माना जाता है? ये सब सारा चीज़ डिटेल्स में हम पढ़ाए हैं दोस्तों, आपको याद रखना है। संथाली भाषा का प्रथम लघु काव्य किसको माना जाता है? तो संथाली भाषा का प्रथम लघु काव्य जो माना जाता है वो कुकमू को माना जाता है ना। किसको माना जाता है? कुकमू को। आप जाकर यूट्यूब क्लास को चेक तो कीजिए, एक एक प्रश्न नहीं बढ़ गया तो फिर क्या है ना। 40 में 40 बढ़ना चाहिए, 40 में 35 का तो हम गारंटी लेते हैं, है ना। ध्यान दीजिएगा इस बात को। झारखंडी फिल्म नाची से बाँची, है ना, जिसे राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला, किसके जीवन पर आधारित है? झारखंडी फिल्म नाची से बाँची किसके जीवन पर आधारित है दोस्तों? तो ये जीवन किसके पर आधारित है? ये रामदयाल मुंडा की जीवनी पर आधारित है। आपको याद रखना, जो मुंडारी के लगभग बहुत प्रसिद्ध लेखक रहे, मुंडारी भी, अंग्रेजी भी, हिंदी भी, नागपुरी भी, सब कुछ आता था इनको, सदानी भी, है ना। बंगाल का प्रदेश, देखिए नहीं प्रदेश यहाँ नहीं होगा, प्रवेश होगा, है ना, मिस्टेक है यहाँ, प्रवेश द्वार। बंगाल का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? तो जाहिर सा बात है कि बंगाल का प्रवेश द्वार राजमहल क्षेत्र में स्थित है। ये तेलियागढ़ के किले को कहा जाता है दोस्तों। किसको कहा जाता है? तेलियागढ़ के किले को कहा जाता है बंगाल का प्रवेश द्वार। आइए अब सामान्य विज्ञान के पोर्शन में हम चलते हैं। यदि पदार्थ का चुंबकीय संवेग शून्य है तो पदार्थ, देखिए ये सब प्रश्न आपको इलेक्ट्रिसिटी में, मैग्नेट में पढ़ाया जाएगा आपको दोस्तों, आपको ध्यान में रखना है कि यदि पदार्थ का चुंबकीय संवेग शून्य है तो पदार्थ प्रतिचुंबक होगा, अनुचुंबक होगा, लौह चुंबक होगा कि प्रतिलौह चुंबक होगा, है ना। प्रतिचुंबक का मतलब चुंबकीय गुण नहीं पाया जाएगा, अनुचुंबक का मतलब चुंबकीय गुण पाया जाएगा, लौह चुंबक का मतलब लौह चुंबक का गुण पाया जाएगा, और प्रतिलौह चुंबक का मतलब उसके विपरीत गुण पाया जाएगा। आपको 71वें नंबर प्रश्न का आंसर देना है, तो ये क्या हो जाएगा? प्रतिचुंबक होगा। और आप जानते ही हैं कि पदार्थ का अगर प्रतिचुंबक होता है तो ये कौन से पदार्थ हो सकते हैं? तो कौन से पदार्थ हो सकते हैं जिसमें चुंबकीय गुण नहीं पाया जाएगा? तो लोहा, सोना, चांदी, लोहा नहीं हो सकता है ना, जस्ता हो सकता है, बिस्मुथ हो सकता है, तांबा, चांदी, सोना, नमक, जल इत्यादि हो सकता है प्रतिचुंबक, जिनका चुंबकीय संवेग क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है ना, किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है। देखिए ये सिंपल सा क्वेश्चन है कि कंपास का कांटा जो है वो कभी भी आप खोलिएगा तो किस ओर आपको इशारा करेगा, यही आपसे पूछ रहा है। तो किस ओर इशारा करेगा? तो दक्षिण से उत्तर की तरफ दोस्तों। कई भाइयों का ये मत होगा कि उत्तर की तरफ, तो नहीं, यहाँ पर दक्षिण से उत्तर की तरफ। अरे भैया दक्षिण से उत्तर की तरफ ना करेगा, जैसे मान लीजिए कि एक प्रकार का आप तीर बनाए, इस तरह से इशारा कर रहा था, दक्षिण से उत्तर की तरफ ही तो करेगा। जैसे सपोज कीजिए इस तरह से कर रहा है, गलत हो गया, इस तरह से कर रहा है, मान लीजिए इस तरह से, ऐसे ऐसे इशारा कर रहा है, तो दक्षिण से उत्तर की तरफ करेगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दक्षिण से उत्तर की तरफ। टेस्ला किसकी इकाई है? विद्युत क्षेत्र का, चुंबकीय क्षेत्र का, विद्युत प्रवाह का, चुंबकीय प्रवाह का। तो आप जानते ही हैं दोस्तों कि टेस्ला किसकी इकाई है? तो टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र की इकाई है। और ये कैसी राशि होती है? तो सदिश राशि होती है। इसका मात्रक क्या होता है? टेस्ला हो जाता है। आपको ध्यान में रखते चल जाना इस बात को, ठीक है। आइए MRI मशीन में इनमें से किसका उपयोग होता है? MRI मशीन में, है ना, मैग्नेटिक रिकॉग्निशन, है ना। MRI मशीन में निम्न में से किसका उपयोग होता है? तो चुंबकीय तरंगों का
इसमें होता है प्रयोग होता है चुंबकीय तरंगों का। इसका फुल फॉर्म हो जाएगा दोस्तों मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग स्कैन, है ना। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग स्कैन होता है इसका, चुंबकीय तरंग के सिद्धांत पर काम करता है ये, है ना। निम्नलिखित में से किसकी भेदन क्षमता सबसे अधिक होगी? तो जाहिर सा बात है दोस्तों, इसमें जो देखने में छोटा न लगे घाव करे गंभीर वाला हिसाब है, जिसकी तरंग दैर्घ्य सबसे कम उसकी भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है। तो ये गामा किरणों की हो जाएगी। कौन सी किरणों की हो जाएगी? गामा किरणों की भेदन क्षमता सबसे अधिक हो जाएगी दोस्तों, आपको याद रखना है ना। गामा किरणों की भेदन क्षमता क्या हो जाएगी? सबसे अधिक हो जाएगी। आइए, निम्नलिखित में से किसका नाभिकीय ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता है? नाभिकीय ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो देखिए, नाभिकीय ईंधन के रूप में प्रयोग किसको नहीं करेंगे? जो आदर्श गैस होगा, आदर्श गैस का प्रयोग हम लोग नहीं कर सकते हैं, है ना। 76वां नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका हीलियम हो जाएगा। ये भी तो है ना, अक्रिय गैस है ना, नोबल गैस है, याद रखिएगा। चलिए, यूरेनियम के रेडियोधर्मी विघटन का अंतिम उत्पाद क्या है? तो एकदम कंठस्थ इसको मार लीजिए, आप कई बार पूछता है, शीशा होगा इसका आंसर। सिंपल सा बात है कि यूरेनियम किसी भी प्रकार के रेडियोधर्मी का उसमें से सब रेडिएशन निकल जाएगा, तो वो अंतिम रूप से क्या बचेगा दोस्तों? अंतिम रूप से शीशा ही बचेगा, आपको ध्यान में रखना है। आइए, 78वें नंबर प्रश्न की तरफ अगर हम चले तो हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का रंग क्या होता है? ये देखिए कई बार पूछता है और लड़का लोग अकबकाहट में लगा भी देता है कि ब्लैक है तो काले ना होता, और ऑप्शन नंबर ए भी काला ही देगा, लेकिन नहीं, हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का रंग नारंगी होता है दोस्तों, इसको एकदम कंठस्थ रखिएगा, ठीक है। जंतु वसा में सामान्यतः क्या होता है? ये पढ़ाया मैंने, असंतृप्त वसाम्ल, संतृप्त वसाम्ल, दीर्घ श्रृंखला वाले असंतृप्त अल्कोहल, ठीक है। उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। बाप रे, ये तो बीपीएससी का सेट बना दिया है ना। 79 का प्रश्न जो होगा दोस्तों, जंतु वसा आप जानते ही हैं कि संतृप्त वसा अम्ल पाए जाते हैं इसमें, और वनस्पति वसा को असंतृप्त वसा कहते हैं हम लोग, है ना। ध्यान से समझिएगा, ये सेचुरेटेड होते हैं जंतु वसा और वो अनसेचुरेटेड होते हैं वनस्पति वसा। चलिए, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? बताया हुआ प्रश्न है, तो डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने। गलती लिखा हुआ है, खुरान लिखा हुआ है, इनको थोड़ा सुंदर कर दीजिए, खुराना, डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने दोस्तों। शरीर के विभिन्न भागों में ऑक्सीजन कौन पहुंचाता है? तो शरीर के विभिन्न भागों में ऑक्सीजन कौन पहुंचाएगा दोस्तों? आप ध्यान में रखिएगा, तो लाल रुधिर कणिकाएं ही तो पहुंचाएंगी शरीर के विभिन्न भागों में। आमतौर पर अगर यहाँ पर ऑप्शन होता है आपका हेमोग्लोबिन, तो हेमोग्लोबिन आंसर होता है, लेकिन हेमोग्लोबिन नहीं है तो आरबीसी है, और आरबीसी में ही हेमोग्लोबिन पाया जाता है, आप जानते ही, है ना। इसका सही आंसर होगा लाल रुधिर कणिकाएं, आरबीसी, ठीक है। हीमोफीलिया किस प्रकार का रोग है? धातु रोग है, अनुवांशिक रोग है, स्त्री रोग है, गठिया रोग है। कॉपी में लिखवाया हुआ प्रश्न है कि ये कैसा रोग है? अनुवांशिक रोग है हीमोफीलिया, है ना। खून गिरेगा तो गिरते रह जाएगा, रुकेगा है ही नहीं, प्लेटलेट्स की मात्रा कम होती है इनमें, इसके कारण से, ठीक है। औषधि का अवशोषण सबसे अधिक किस भाग में होता है? यानी दवा का, ड्रग्स का, ये बताए हैं हम, है ना, कि औषधि का अवशोषण सबसे अधिक किस भाग में होता है? तो अमाशय में सबसे अधिक होता है दोस्तों औषधि का अवशोषण। बाकी चीज़ों का अवशोषण, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट का अवशोषण छोटी आंत में होता है, लेकिन दवा वगैरह, अल्कोहल वगैरह जो अवशोषित किए जाते हैं वो अमाशय में ही किए जाते हैं, ठीक है। शरीर का ताप नियंत्रण केंद्र कहाँ स्थित है, या किसे कहते हैं शरीर का ताप नियंत्रण केंद्र? तो आप जानते ही हैं हाइपोथैलेमस ग्लैंड है, हाइपोथैलेमस ग्लैंड से ही शरीर का क्या होता है? ताप नियंत्रण होता है दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हाइपोथैलेमस। आप एक बार अपने कॉपी को पढ़िएगा, जो भी ऑफलाइन क्लासेस करते हैं हमारे दीपक जी एस अकेडमी में, या तो फिर जो ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं, तो आप अगर नोट्स बनाते होंगे तो आप एक बार कॉपी देख लीजिएगा, संतुष्ट हो जाइएगा, है ना। किन युग्मों में भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं है? ठीक है, विमीय सूत्र का मतलब डायमेंशन लेस कौन है, इसके बारे में बोल रहा है आपको, तो आपको पता करना है कि डायमेंशन लेस कौन है। तो किन युग्मों में भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं है? तो 85वां नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा, देख लीजिए। थोड़ा सा हम इसका डिस्कस कर देते हैं दोस्तों, तो थोड़ा सा डिस्कस कर देते हैं। तो बल और दाब, ठीक है, मतलब कि एक तरह से आपको पूछ रहा है कि 4 गो एक जैसा है और 1 गो अलग है, यही प्रश्न है आपका। बल और दाब, कार्य और ऊर्जा, आवेग और संवेग, भार एवं बल, ये फिजिक्स का प्रश्न है। आप देखिए यहाँ पर भार एवं बल, F बराबर ma होता है, ठीक है, और भार बराबर mg होता है। इसका भी क्या हो जाएगा? विमीय सूत्र 1 होगा। अरे mg मतलब a के जगह ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन आ गया,
आवेग बराबर क्या होता है दोस्तों, है ना, तो आवेग बराबर होता है इम्पल्स बराबर क्या होता है, तो फोर्स इनटू टाइम होता है ना, और संवेग बराबर क्या होता है, mv होता है। तो अगर आप इसको चेंज कीजिएगा तो फोर्स इनटू टाइम ही मिलेगा आपको। ये भी एक जैसा है, कार्य ऊर्जा ये भी डायमेंशन से एक जैसा है। बल और दाब का अलग अलग डायमेंशन हो जाता है। देखिए बल का जो अगर डायमेंशन का बात करें हम, तो बल का फॉर्मूला जो होता है दोस्तों वो F बराबर ma होता है। और दाब का, प्रेशर का आप जानते ही हैं कि दाब का क्या हो जाता है, तो दाब का क्या होता है आप जानिए कि दाब का जो फॉर्मूला होता है, आप एक तरह से जानते चलिएगा कि दाब का जो फॉर्मूला होता है, ठीक है, दाब बराबर अगर हम बात करें दोस्तों, तो दाब बराबर जो होगा, देखिए F बराबर जो अगर बात करेंगे तो F बराबर ma हो जाएगा। अगर दाब बराबर बात करें तो फोर्स बटा a स्क्वायर होता है ना, यानी कि प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगे हुए बल को दाब कहते हैं, आप जानते हैं इस बात को। तो आप ऐसे भी देख सकते हैं कि अगर हम इसका डायमेंशन निकालेंगे तो अलग अलग हो जाएगा, और यही इसका आंसर भी है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नहीं समझ में आ रहा है तो फिजिक्स अभी तो पढ़ेंगे ही हम लोग, यूट्यूब में भी पढ़ेंगे तो उसको जानेंगे हम लोग, ठीक है। आइए आगे, तुतिया या नीला थोथा के नाम से किसको जाना जाता है, ये तो जग जाहिर है, 10वां क्लास में पढ़े होंगे। कॉपर सल्फेट 5H2O को कहा जाता है दोस्तों नीला थोथा के नाम से। ZnSO4 को सफ़ेद थोथा के नाम से, CaSO4 12H2O ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है, और FeSO4 7H2O ये हरा थोथा के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। इनमें से किस रोग में प्रतिरक्षा प्रणाली कम प्रभावित या नहीं होता है ना, प्रतिरक्षा प्रणाली कम प्रभावित या नहीं होता है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, देख लीजिए यहाँ पर, एड्स में तो प्रतिरक्षा प्रणाली ही प्रभावित होता है, ये तो एकदम नहीं होगा, ठीक है। हाइड्रोफोबिया, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पूरा खराब होगा, तो जाहिर सा बात है कि नर्वस सिस्टम खराब हो रहा है तो प्रतिरक्षा प्रणाली खराब हो रहा है। पोलिया में भी है ना, शरीर का अंग काम करना बंद किया तो प्रतिरक्षा प्रणाली खराब हो गया। इन्फ्लुएंजा एक प्रकार का देखिए वायरल फीवर होता है इन्फ्लुएंजा, इसमें नहीं होता है प्रतिरक्षा प्रणाली प्रभावित, है ना, ये सब बताया गया। किस ब्लड समूह वालों को एंटीजन अनुपस्थित होते हैं, किस ब्लड समूह वालों में एंटीजन अनुपस्थित होते हैं, तो देखिए एंटीजन जो अनुपस्थित होता है ना दोस्तों, वो ब्लड ग्रुप वालों में होता है। अगर आपसे एंटीबॉडी पूछता तो एंटीबॉडी AB ब्लड ग्रुप वालों में क्या होता है, अनुपस्थित होता है। एंटीजन O वाले में और एंटीबॉडी AB वाले में, है ना, याद रखिएगा आप इसको। सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर, ठीक है, कौन सा गैस उत्पन्न होगा, तो सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ अगर गर्म करेंगे दोस्तों तो मीथेन गैस यहाँ से रिलीज होगा, मीथेन गैस उत्पन्न होगा, है ना। आइए 90 नंबर प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। तो 90 नंबर प्रश्न, लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल, यानी कि RBC का जीवन काल, तो ये जग जाहिर है, इसको बताने की कोई आवश्यकता नहीं, 120 दिन सभी ने मारा होगा, है ना। तो आशा करते हैं दोस्तों कि ये श्रृंखला आपको बहुत पसंद आई होगी और पसंद आ रही होगी। आप ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें और अपने तैयारी को बेहतर करें, है ना। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि सेट्स के माध्यम से ही, अलग अलग प्रकाशन के सेट्स के माध्यम से, सेट से ही बहुत सारा क्वेश्चन आपको भिड़वा दूंगा मैं, ये मेरा दावा है और ये प्रतिज्ञा भी है हमारी कि आपके एग्ज़ाम्स छूटे नहीं, है ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, ताकि मेरा भी समर्थन हो सके, हौसला बुलंद हो सके, है ना। और दीपक GS एकेडमी परिवार से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम बहुत ज़्यादा याद रखिएगा। शुभ रात्रि, बहुत बहुत धन्यवाद।